मेरे बहुत ही प्रिय श्रोताओं, एक मर्तबा फिर अलबेट टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि आपके दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए जो कायदे को लेकर के सवाल पैदा होते हैं, प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब हम अपने इन एपिसोड्स के ज़रिए से आपको दे सकें। शहरों के अंदर में एक नया ट्रेंड जो पिछले कई एक सालों से देखने में आ रहा है वो रीडेवलपमेंट का है। पुरानी इमारतें हैं जो पुरानी होने के कारण से अब रहने लायक नहीं रही है, तो कहीं कारपोरेशन ने इस बिल्डिंग को डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया और अब डेंजरस हो जाने के बाद में आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि आप कारपोरेशन की नोटिस के चलते इस बिल्डिंग का डिमोलिशन करें और वहाँ पर कोई नई बिल्डिंग बनाने का प्रयोजन करें। लेकिन ये कोई उतना आसान सा नहीं है जितना हमने कहा। आमतौर पर शहरों के अंदर में ये देखा गया है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का चलन है। आपने अपना फ्लैट ख़रीद लिया, उसी बिल्डिंग के अंदर में दूसरे फ्लैट परचेजर्स भी हैं और ये सारे फ्लैट परचेजर्स ने अपनी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। यहाँ पर कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जो डेवलपर या बिल्डर है वो बिल्डिंग बना लेता है, आपके इंडिविजुअल फ्लैट्स आपको बेच देता है और फिर माल मीठा करके अपनी राह ले लेता है। हालांकि फ्लैट ओनरशिप एक्ट के तहत उसकी ये जवाबदारी है कि एक मर्तबा प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ़ फ्लैट परचेजर्स इस बिल्डिंग में रहने के लिए आ गए तो वो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके दे। ये तो उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जवाबदारी है महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के तहत। लेकिन अगर समझ लीजिए डेवलपर अपनी इस जवाबदारी को पूरा किए बग़ैर सीन से गायब हो गया है तो फ्लैट परचेजर्स के लिए क्या रेमेडी है? इस बात को जान लीजिए कि अगर डेवलपर ने आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करके नहीं दी तो बीइंग फ्लैट परचेजर्स यू कैन कम टुगेदर, आप साथ में मिल जाएं और आप जो अथॉरिटी है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत उसको एप्लीकेशन दे दें डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और ये एप्लीकेशन इस बात के लिए होगा कि आप अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आपके जितने भी सोसाइटी के सदस्य हैं, फ्लैट परचेजर्स बिल्डिंग वाले हैं, बिल्डिंग में जो फ्लैट परचेजर्स हैं उनके एग्रीमेंट फॉर सेल अपने एप्लीकेशन के साथ में जोड़कर आप एप्लीकेशन दे दीजिए। आपका एप्लीकेशन नॉन कोऑपरेटिव बेसिस की बिना पर इंटरटेन किया जाएगा और डेवलपर अगर समझ लीजिए कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है तो उसके नॉन कोऑपरेशन के चलते भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपर हमारी सोसाइटी रजिस्टर करके देगा तभी जा कर के वो रजिस्टर होगी। अगर डेवलपर नहीं भी है तो फ्लैट परचेजर्स आपस में मिलकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसका बहरहाल एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के चलते ये हो जाता है कि एक बार सोसाइटी आपकी रजिस्टर हो गई, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डीम्ड कन्वेंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई करना। अब ये एक नया प्रोविज़न है जो चंद सालों पहले महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में कर दिया गया। ये देखा गया कि कई एक सोसाइटीज़ ऐसी है जिनके पास में बिल्डिंग का और बिल्डिंग के नीचे जो ज़मीन है इसका स्वामित्व नहीं है। कायदे में ये प्रोविज़न किया गया है, बल्कि लैंड ओनर की और डेवलपर की संयुक्तिक रूप से ये जवाबदारी बन जाती है कि सोसाइटी के स्थापित होने के बाद में दे ऑट टू एग्जीक्यूट अ कन्वेंस ऑफ लैंड अलॉन्ग विद द बिल्डिंग इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के स्थापित हो जाने के बाद में ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो इमारत बनी है वो इन दोनों का फ़रोख्त ख़त कन्वेंस लिख कर के देना, उसे रजिस्टर्ड करके देना, ये जवाबदारी कायदे में
डेवलपर की और ज़मीन मालिक की है। लेकिन अगर ये दोनों सामने आकर के आपको ये कन्वेंस लिख कर के नहीं दे रहे हैं, तो अब कायदे में ये भी प्रोविज़न किया गया है कि सोसाइटी डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई करे, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसका गठन महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के तहत किया गया है। जनरली डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को इस बात का अधिकार दिया गया है कि सोसाइटी की तरफ से अगर इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन आ जाता है डीम्ड कन्वेंस के लिए, तो वो इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे। ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन के लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लायंस ज़रूरी है, और वो फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, इनको जानने के लिए और उनकी पूर्तता करने के लिए इट वुड बी एडवाइजेबल that you approach some advocate who is mainly practicing in this particular field। हमारे यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है वकीलों में, और कुछ वकील ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली डीम्ड कन्वेंस का ही काम करते हैं। तो ऐसे वकीलों में से किसी को अगर आप अप्रोच कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ आपके काम के करने में आपको आसानी हो जाएगी। एक प्रकार का पैकेज डील है जो हमारे वकील हजरात कन्वेंसिंग का काम करने वाले, या यूँ कह लीजिए कि डीम्ड कन्वेंस का करने वाले करते हैं। उसमें जो भी एक्सपेंसेस लगने हैं, ऑफ कोर्स लेजिटिमेट एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस के साथ में आपको वो एक यूँ कह लीजिए कि टेबल बना करके दे देंगे कि इतना ख़र्च आपका होने जा रहा है। आप समझिए बात को, अपनी आँखों को और कानों को खुला रखिए, और अगर समझ लीजिए the fee to be charged appear to be reasonable, you may say yes, otherwise you may have your own option। वकील करना कोई अनिवार्य नहीं है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं डीम्ड कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन। लेकिन चूँकि आप इस फील्ड के अंदर में कोई ख़ास तजर्बा नहीं रखते, यू डोंट होल्ड एनी एक्सपीरियंस, इट वुड बी ऑलवेज बेटर टू रिलाई अपॉन द सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट। सो हैविंग सेड दैट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा आप देख रहे हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अपनी ज़मीन, अपनी बिल्डिंग और बिल्डिंग के नीचे जो ज़मीन है उसका कन्वेंस डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ज़रिए से करवा करके लेना होगा। एक मरतबा डीम्ड कन्वेंस सोसाइटी के नाम से हो गया, ज़मीन आपकी हो गई, आप ज़मीन के मालिक हो गए। अब अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। आपने अंदाज़ा किया कल तक आपका माल की हक आपके फ्लैट तक मर्यादित था, आज आप सब फ्लैट परचेज़र्स मिल कर के जो सोसाइटी बनी है उस सोसाइटी के पास में ज़मीन का माल की हक भी आ गया। डीम्ड कन्वेंस ने गोया कि एक प्रकार का जादू है जो कर दिया आप देखिए, और इस जादू के चलते वो लोग जो कल तक भूमिहीन थे आज उनकी अपनी ज़मीन हो गई है। अब रीडेवलपमेंट के लिए अगर आपको जगह देना है तो रीडेवलपमेंट की अपनी एक प्रक्रिया है, और रीडेवलपमेंट कैसे होगा, रीडेवलपमेंट करते समय आपने किन प्रिकॉशंस को सामने रखना चाहिए, डेवलपर का और आपका जो एग्रीमेंट होगा उसमें आपने क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर इसी तरह से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कब डिमॉलिश होगी, और बिल्डिंग डिमोलिशन के साथ में आपने अपने तौर पर क्या राइट अर्जित करके लेना चाहिए। इन सारी प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के एक और एपिसोड इंशाअल्लाह आपके पास में हम लेकर के आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप लाइक शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।